अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे आज आपको मालूम है कि डोनाल्ड लू का आज वहाँ पे इंटरेक्शन होना है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है। उसके उससे पहले जो प्री हियरिंग उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। मुख्तलिफ चीज़ें और भी हैं, उसके ऊपर भी ज़रा तज़किया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ी-सी थोड़ी-सी रमज़ान की भी बात, और वो ये है कि एक कुरान पाक की आयत मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा क़ज़यतुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा तमअनंतुम फ़अक़ीमुस सलाह इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटे अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो, और जब इत्मीनान पाओ तो नमाज कायम करो। यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। ये जो आयत है ये बड़ी खूबसूरत आयत है, जिस तरह की बाकी भी होती हैं, लेकिन ये है कि ये हमें रमज़ान में इस चीज़ का ख़ास तौर पे एहतमाम करना चाहिए कि जब भी हमें टाइम मिले तो अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करें, और जो साहिब कुरान है उसका भी ज़िक्र करें। तो इसलिए इस आयत के साथ ही मैं गुज़ारिश करूँगा कि साहिब कुरान के लिए भी दुरूद शरीफ पढ़ें, कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। मुझे यकीन है कि आपके लिए और हम सब के लिए तोशे आखिरत बन जाएगा, और मैं भी पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। तो दूसरी बात ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं, इसका ज़रा तज़किया करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमान से आपका तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी सलमान हाफ़िज़ साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार कसाना साहब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये है कि जो मेरे इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है एमबीएस के साथ, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी ज़रा बात कर लेते हैं। लेकिन डोनाल्ड लू का ज़रा तज़किया करेंगे कि उसने आज क्या-क्या इंकशाफ़ात करने हैं और किस तरीके से करने हैं। तो क्या ख़्याल है कि पहले आर्मी चीफ की बात कर ली जाए कि एमबीएस से जो उनकी मुलाकात हुई है जाके वहाँ पे सऊदी अरब में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और ख़ास तौर पे उसकी टाइमिंग के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मुलाकात तो अमूमी तौर पर इस तरह की जो होती हैं, उनकी अपनी अहमियत होती है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात और इस पूरे रीजन के अंदर जो सऊदी अरब का बढ़ता हुआ रोल है, उस तनाज़ुर में अगर आप देखें और जो पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, उसका पूरा इन्हिसार, ये डिपेंडेंसी जो है, जहाँ वो बाहर के ममालिक पर करते हैं, वहीं वो सऊदी अरब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा की जाती है। और कहा जाता है कि अगर सऊदी अरब आपके साथ है तो आप बहुत से मामलात में अपने लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। और खास तौर पे पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, जहां इस वक्त एक तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला है तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इशू है, तो ऐसे में सऊदी अरब को इत्मीनान में लेना और सऊदी अरब को साथ लेकर चलना और उनके मफादात को भी तक़वियत देना और अपने मफादात को भी मनवाना, मेरा ख्याल है इस तनाजुर में अगर आप देखें तो ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है कि एक ऐसे मौके पे जब एक नई हुकूमत आई है और उसके सामने उसकी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी के इश्यूज भी हैं, और उसके नतीजे में यानी इलेक्शन के नतीजे में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी वो भी हम उस तरह से नहीं देख रहे हैं। और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी कई तरह के सवालात, खासतौर पे आईएमएफ के साथ जो मामला तय होने जा रहे हैं उसमें बहुत सी नई चीजें हैं। तो मुझे लगता ये है कि ये मुलाकात खास तौर पे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के हवाले से तो बहुत अहमियत की हामिल है, जहां आर्मी चीफ चाहेंगे कि वो ऑन बोर्ड ले सके उन बड़ी ताकतों को जो पाकिस्तान को स्टेबल करने में मदद कर सके। और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि जो रिपोर्ट्स हैं कि जी रमज़ान के बाद एमबीएस ने पाकिस्तान का दौरा भी करना है, तो मेरा ख़्याल है कि उस हवाले से भी इम्पोर्टेंट होगा। हाँ जी, लेकिन साथ ही बिल्कुल साथ सही। ज़रा ये भी बताइए कि ये जो डोनाल्ड लू हैं, उनकी आज हियरिंग होनी है कांग्रेस में, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग कहा जा रहा है, और उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने जो प्री हियरिंग अपनी एक स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है। तो इस जो मीटिंग होगी, जो हियरिंग होगी, उसमें ज़ाहिर है कि टफ क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएँगे। इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी, कुछ निकलेगा या पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास इसमें कोई खबर ही नहीं? देखिए, बात ये है कि पूरा अमरीकी किरदार जो है रिजीम चेंज से लेकर अब तक वो मुतनाज़ा है और सब जानते हैं कि जो रिजीम चेंज हुआ है उसमें अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस शामिल है, बल्कि अमेरिका की भी मर्जी शामिल है और डोनाल्ड ट्रंप खुद उसके अंदर एक मेजर कैरेक्टर के तौर पर रहे हैं। और इसलिए ये तो सबको मालूम है कि जो नई हुकूमत आई है और जो नए इलेक्शंस हुए हैं और जिन लोगों के ऊपर एतमाद किया गया है, ये पाकिस्तान के अंदर से फैसले नहीं हुए बल्कि कुछ फैसले पाकिस्तान से बाहर भी हुए और उसी बुनियाद के ऊपर आज जो
सपोर्ट दी जा रही है, इस हुकूमत को ऑक्सीजन दी जा रही है, खड़ा करने की कोशिश की जा रही है या इनकी हिमायत करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी बड़ी ताकतों का अमल दखल है, क्योंकि वो चाहेंगे कि जो नया सेटअप आया है वो किसी ना किसी शक्ल में आगे चले। और उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी है, तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहेगी कि ये मामला आगे बढ़े। अच्छा, अमेरिकन कांग्रेस जो है या दुनिया में खासतौर पे जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से सवालात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तो बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं। सबको पता है कि इलेक्शन किस तरह से हुए हैं और इलेक्शन को किस तरह से मनूवरिंग की गई है, किस तरह से इलेक्शन का मैंडेट छुड़ाया गया है, किस तरह से हारे हुए लोगों को जीत में और जीत वाले लोगों को हार में तब्दील किया गया है। लेकिन ये कोई नया खेल तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई दफा ये खेल हो चुका है और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें जो है इस तरह के खेल को लेजिटिमाइज किसी ना किसी शक्ल में करती रही हैं। और यही वजह है कि आज भी अमेरिका ये कह रहा है कि जनाब हम नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। और शायद यही वजह है कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं, अमेरिकन एम्बेसडर की भी मुलाकात वजीर खजाना से भी हो चुकी हुई है। जी जी। और लेकिन अमेरिका के अंदर जो है, जो कांग्रेस के अरकान है, उनके अंदर और बहुत से जो पार्लियामेंटेरियन है, जो वहां की इंटेलिजेंसिया है, जो वहां के मीडिया है, वहां के जो थिंक टैंक्स हैं, उनमें तो सीरियस सवालात है ना पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में और पाकिस्तान के निजाम के बारे में। तो वो प्रेशर तो उनके ऊपर होगा कि वो कुछ ना कुछ जवाब दें कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये चीजें हुई हैं तो क्या पाकिस्तान ने इसमें कोई पेशरफ्त की है, कोई इन्वेस्टिगेशन की है, कोई चीजों को प्रोपेगेट करने की कोशिश की है, क्या उससे स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, यानी अमेरिका का उसमें क्या रोल है। ये सारे सवालात उन पे होंगे, लेकिन इस सवालात के नतीजे में कोई बड़ा हिजान तो नहीं पैदा होने वाला पाकिस्तान के अंदर कि जो हम ये समझ रहे हैं कि कुछ चीजें चलेंगी। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो सारा मॉडल आप हुकूमत का लेकर आए हैं और इसमें अमेरिकन आशीर्वाद भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल होगा, चाइना भी शामिल होगा, कतर भी शामिल होगा, ये सब लोग लेकर आए हैं। लेकिन जिस हुकूमत पर भरोसा किया गया है, जिस निजाम के ऊपर भरोसा किया गया, क्या वो भी इस काबिल है कि वो इस निजाम को आगे चला सकेंगे। वो कल खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे ना कि इस हुकूमत को अगर 40 साल भी मिल जाए तो ये 40 साल के बाद भी कहेंगे कि अगले 5 साल में अब हमें मिलेंगे तो हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस होनी नहीं है इनसे। ये इनकी जो सलाहियत है वो कोई पहली दफा नहीं है। देखिए ना, हम तो पीपल्स पार्टी की चौथी हुकूमत देख रहे हैं सिंध के अंदर, और एक हुकूमत वो इन 20 सालों में फेडरल गवर्नमेंट में भी कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें भी कर चुकी हैं। ये पुराने चेहरे हैं, पुरानी जमातें हैं, नए नए दावों के साथ, नई नई बातों के साथ सामने आते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनकी सलाहियत कितनी है, इनका विजडम कितना है, कितना ये जाके चीजों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले सकेंगे, हुकूमत कितनी स्टेबल है, कितना इनके पास फैसलों का इख्तियार है, इकोनॉमिक कंडीशंस इनकी क्या है, पॉलिटिकल कंडीशंस इनकी क्या है। ये सारे सवालात के ऊपर तो बेशुमार सवालिया निशान है ना, जिसकी वजह से ये जो बोझ है इस वक्त पड़ा हुआ है रियासती निजाम के ऊपर, और जिन लोगों को कहा गया कि आप आके इस बोझ को कम करें, वो खुद बोझ तले दबे हुए हैं। और वो जो बोझ तले दबे हुए हैं और जो सवालिया निशान आप बता रहे हैं, उसमें तो एक और सवालिया निशान जो ख्वाजा आसिफ साहब ने लगा दिया जब उन्होंने ये कहा कि जनाब बुलाएं पार्लियामेंट में जनाब बाजवा को, जनाब फैज को, और फिर अगले ही दिन उन्होंने एक प्रोग्राम में ये भी कह दिया जी कि मुझे धमकी दी गई है और जनाब ये मामला जो है ये खराब होने वाले हैं। तो उधर से जावेद लतीफ साहब जो हैं उनकी आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब जो है, ये हरकारे तो नवाज शरीफ के हैं ना, तो क्या नवाज शरीफ साहब अभी कल ही ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो एक नई एक्सटेंशन हुई है ये हमारे समझौते की सियासत का हिस्सा है, खुद उन्होंने तस्लीम किया है। और वो ये भी बता दें कि जो जनरल बाजवा हैं और जनरल फैज हैं, अभी जो जुबैर साहब है, उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की मर्जी के मुताबिक, उनके फैसले के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक मैंने उनसे राब्ता किया था कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब को और मरियम को सहूलतकारी पेश करें। इसके अलावा सरदार अख्तर मैंगल हो और वो महमूद खान अचकजई हो, एमकेएम के लोग हो, राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ हो, ये सब एतराफ कर चुके हैं पिछले चंद अरसे के अंदर कि जनाब जनरल बाजवा की मदद के बगैर तो ये तहरीक-ए-इत्तेमाद भी कामयाब नहीं हो सकती थी, और जनरल बाजवा की मदद के बगैर ये जो हमारी हुकूमत बनी 16 माह की पीडीएम ये भी नहीं बन सकती थी। और वो जो इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हुआ और जनरल बाजवा साहब उसमें एक मरकजी किरदार थे, तो उसका बेनिफिशियरी कौन था? ये मुस्लिम लीग नून थी ना, और यही मुस्लिम लीग नून जो है जनरल बाजवा की मदद के साथ ये सारा खेल के अंदर सहूलतकारी कर रही थी और बेनिफिशियरी ले रही थी। अच्छा, ये अजीब मंतक है ख्वाजा आसिफ साहब की। चले, मैं फिर भी कहता हूं, अब जरा ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत है ना और पीपल्स पार्टी उनकी बड़ी तहादी है, आए ना कौमी असम्बली में जनरल बाजवा को और जनरल फैज को तलब करें ना, और जरा हिम्मत करें और स्पीकर साहब भी हिम्मत करें और बुलाएं
इससे पहले भी आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के मामले में जो समझौता शहबाज शरीफ साहब ने किया था, और जो स्टेटमेंट इस वक्त ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं, जरा हिम्मत करें, वजीर आजम खुद भी कहें कि जनाब जनरल बाजवा को तलब करें और बुलाएं, जनरल फैज को भी बुलाएं। देखिए बात यह है कि ये गिमिक्स होती है पॉलिटिक्स के अंदर, और अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो पीटीआई वाले हैं ये दहशतगर्दों को पनाह देते रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात आप कर रहे हैं। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान को रिकंसिलिएशन चाहिए, पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ आप अपने ओपोनेंट्स के बारे में जो इल्जामात लगाते हैं वो इसका मतलब है कि आप मुफाहमत करना नहीं चाहते। और ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है, इनका तो अपना भी बड़ा मशहूर मुकदमा आपको याद होगा कि जनरल बाजवा को फोन करके इन्होंने 2013 के इलेक्शन 18 के इलेक्शन में क्या किया था। यानी ये एक अजीब और गरीब मखमसा है। खुद ये खेलते हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, खुद ये सहूलतकारी का रोल प्ले करते हैं, खुद ये हर तरह की फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी लंदन से कैसे हुई थी, अब ये हुसैन नवाज, हसन नवाज कैसे जो है इनको रिहाई मिल रही है, तरीके से बाहर निकल रहे हैं, कैसे वो मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी है, कैसे ये जो 2024 के इलेक्शन में एक हारी हुई जमात जो मुस्लिम लीग नून है उसको जिताया गया है, ये सारा खेल ख्वाजा आसिफ साहब को नजर नहीं आ रहा। और खुद वो अपनी निशिस्त कैसे जीते हैं ये भी सबको पता है। आप जाए ना सियालकोट पे जाके किसी से पूछे कि इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ जीता था, रेहाना डार जीती थी, तो आप देख लीजिए वहीं पर रेफरेंडम करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन जीता है। तो इसलिए मैं समझता ये हूं कि इस हुकूमत के अंदर तरह तरह के कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स के अंदर एक कैरेक्टर ख्वाजा आसिफ भी है जो अपनी हुकूमत के खिलाफ कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अब मिसाल के तौर पर यही इल्जाम लगाना कि जो एक्सटेंशन हुई है ये हमारी समझौते की सियासत है, तो फिर मान लें आप समझौते के लिए आए हैं, आपसे क्या बड़ा फैसले की तवक्को रखे, आप क्या बड़ा फैसला करेंगे। अब अगर आपने मुल्क को एक्सटेंशन पर चलाना है, और ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो है उनके लिए भी एक्सटेंशन का पैकेज तैयार हो रहा है, तो फिर ये मुल्क की एक्सटेंशन पे चलाना है, आपने तो चलाते रहे, आपके पास पूरा राइट है। लेकिन सलमान भाई इसमें एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट और सीरियस फैक्टर है वो ये है कि चले जो कुछ भी है ख्वाजा आसिफ को छोड़ दें, एक जो ऑफिस वो होल्ड कर रहे हैं वो है डिफेंस मिनिस्टर का। तो जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है अगर उसको कोई धमकी दे रहा है, जिस तरह की उन्होंने फाद हुसैन के प्रोग्राम में कहा जी कि मुझे धमकी दी गई है कि इस तरह की बातें ना करो, तो पहले भी धमकियां दी जाती रही हैं, और फिर शीशे के घर में बैठ के इस तरह की बातें ना करें, तो ये किनको सुना रहे हैं। तो एक सिटिंग जो डिफेंस मिनिस्टर है अगर उसको धमकी दी जा रही है तो एक आम आदमी का क्या बने। देखिए ना यही बड़ा सवाल है कि अगर वाकई उनको धमकी मिल रही है तो ये हुकूमत क्या कर रही है कि अपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है? क्या उनकी प्रोटेक्शन उनका एजेंडा नहीं है? तो भी कौन आपको धमकियां दे रहा है कि आप इस तरह की गुफ्तगू ना करें? और दूसरी बात यह है कि क्या इसको हम मुस्लिम लीग नून का मौकफ समझें या ख्वाजा आसिफ साहब का मौकफ समझें? क्या ये हम इस मौजूदा हुकूमत का मौकफ समझें या ख्वाजा आसिफ का जाती मौकफ समझें? तो वजीर आजम उसकी वजाहत कर दें कि जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं यही हुकूमती मौकफ भी है। और फिर आप मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की पोजीशन के ऊपर बैठ के जब ये बातें कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो सिक्योरिटी पैराडाइम है उसके अंदर कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद है, और आप उस कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सपोज कर रहे हैं, और अपने ही जो रियासती इंस्टीट्यूशन है उनको किसी ना किसी शक्ल में एक्सपोज किया जा रहा है। तो ये सारी खिदमत जो हो रही है इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? अभी आप देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा मामला जो है दोबारा एक डेडलॉक का शिकार हो रहा है, और ईरान के साथ भी हमने पोजीशन अपनी खराब की हुई है। पाकिस्तान की इंटरनल सूरत हाल देखें, टीटीपी का इलाज आप नहीं ढूंढ पा रहे, भारत आपको कोई स्पेस नहीं दे रहा किसी किस्म की आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो सारी पूरी की पूरी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में क्या संजीदगी की सियासत होनी चाहिए या यही इल्जाम तराशियों की सियासत होनी चाहिए जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब या और बहुत से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, ये जो लग रहा है, जो क्राइम बता रहे हैं वो तो यही है कि ये दोनों में से, जैसे मैंने कहा कि हर कारे जो हैं ये तो नवाज शरीफ के हैं। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब मैसेज दे रहे हैं कि मैं मुतमिन नहीं हूँ, और शायद इसीलिए खबरें भी ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आखिरी चंद दिनों में जो रमजान के हैं उसमें आखिरी अशरे में जाएंगे सऊदी अरब उम्रे के लिए, और उधर से फिर चले जाएंगे लंदन। तो ये जो सूरत हाल बन रही है तो इसका मतलब है कि ये तो हुकूमत जो है ये तो बनते ही फिर हचकोले लेने लग गई। अब देखिए ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ कैंप का हिस्सा है, वो तो बड़े खुलकर जो है अपनी तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब की भी रिजर्वेशन है कि क्या अब वो बस इसी काम के लिए रह गया कि अपनी बेटी के प्रोटोकॉल के अंदर फैसिलिटेट करें, अपने भाई की जो इस वक्त हुकूमत है उसके ऊपर स्टैंप लगाएं। और जो गुफ्तगू हो रही है, कल आपने इजलास में देखा उन्होंने कहा कि जनाब लोगों की तो चीखें निकल रही हैं, लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कौन देगा, हुकूमत किसकी है? आपकी है। आप किससे सवाल कर रहे हैं?
किसको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने भाई को अकाउंटेबल करते, क्यों नहीं अपनी पार्टी की हुकूमत को अकाउंटेबल करते। तो उनको ये लग रहा है नवाज शरीफ साहब को कि उनको पूरे मंजर से एक खास तरीके एक मंसूबे के तहत उनको आइसोलेट किया गया है। अच्छा, अब वो बेटी तो उनकी चीफ मिनिस्टर बन गई है, यानी अगर इस वक्त नवाज शरीफ साहब की बेटी चीफ मिनिस्टर ना होती तो आप देखते हैं कि नवाज शरीफ और ज्यादा फटते और ज्यादा उनका बबल जो है वो बाहर आता। अभी तो उनके ऊपर एक छोटी सी लिमिटेशन ये आ गई है कि बेटी चीफ मिनिस्टर है और आपको उस डेकोरम का ख्याल करना है, वरना उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जावेद लतीफ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उस सबको पता है कि जावेद लतीफ किनके आदमी है और किन के लिए बोलते हैं। उन्होंने जावेद लतीफ साहब ने जो इल्जाम लगाया है कि जनाब ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पैसे लेके तो सीटें बेची हैं, और वो कह रहे हैं कि केपी में भी और पंजाब में भी पैसे लिए गए हैं और हमारे खिलाफ जो है फैसले किए। देखिए, ये तो जावेद लतीफ का इल्जाम नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों ने कहा है कि जितने पैसे आरोज ने कमाए हैं, और बकायदा कुछ लोगों को कहा गया कि इतने करोड़ रुपए ले आओ और अपनी सीट बचा लो। तो और ये बकायदा नहीं कि इस तरह के लोगों ने जो कैंडिडेट हैं उन्होंने गवाहियां दी हैं कि उनको कहा गया था इतने पैसे लाओ और इतनी सीट्स ले जाओ। अच्छा, अब ये सारा खेल जो है, देखिए ना, जब आपने ऊपर की सतह पर एक पूरी बंदर बांट की हुई थी तो फिर नीचे वालों भी ने भी तो बंदर बांट करनी थी ना, उन्होंने भी तो अपना खेल खेलना था ना। अब इसको मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूं कि इसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, जो इस वक्त इलेक्शन की सीरियस एलिगेशन सामने आए हैं। आपने पिलडैट की रिपोर्ट पढ़ ली है, उसके अंदर भी ये तमाम इल्जामात है। आपने फैफन की रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें भी ये इल्जामात है। आपने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट देखी है, उसमें भी इरेगुलरिटीज की बातचीत आ रही है। तो मेरा मतलब है, इलेक्शन के बारे में कोई एक है जो ये कह रहा है कि ये मुल्क ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में से गुजरा है, बल्कि अब तो ये देखिए कि जो हुकूमत के हामी लोग हैं वो भी इलेक्शन के ऊपर डाउट करते हैं, और साथ साथ जो जीते हुए लोग हैं वो खुद भी कहते हैं कि यार हमारा मैंडेट इतना हकीकी नहीं है जितना हमें हकीकी बनाकर दिया गया है। अब आप कराची का ही देख लेना, कराची वालों में एमकेएम को जो सीटें दी गई हैं 17 वजारतों में, उनको हिस्सा क्या मिला है? और जब उन्होंने उस पर एहतजाज किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें आपको पता नहीं आप कैसे जीते, आपको कैसे जिताया गया है, अपना जाके खामोशी से जाके बैठ जाए, आपको जितना हिस्सा मिलना था मिल गया है, बस खत्म होगी बात। तो ये जो हमने एक जिसे कहते हैं ना, एक मसनूई तरीके से पॉलिटिकल निजाम को लाकर इस वक्त खड़ा कर दिया है बैसाखियों के ऊपर, और जिसमें सियासी लोगों के पास फैसले कम है, गैर सियासी लोग ज्यादा ताकतवर है। एक तरफ वो क्राइसिस है, और दूसरी तरफ क्राइसिस ये है कि आप इस सिस्टम को लाए थे कि हमने एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है। ये जरा IMF वाला मायदा होने दे, और होने जा रहा है, आपको पता चल जाएगा कि कितनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। और ये कहा जा रहा है कि 300 रुपए तक पेट्रोल जाएगा, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। आप देख लीजिएगा कि उसके बाद अब फिर हम पूछेंगे कि जनाब लोगों की जो हालत जार है उसके बारे में क्या सवालात हैं। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने जितने लोगों के तजिए सुने हैं जो मईशत को समझ बूझ रखते हैं, उनके बकौल ये पूरा साल जो है, अगला साल और उससे अगला साल पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा क्रिटिकल साल है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स करनी है वो हमने करनी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जो एग्रेसिव रिफॉर्म्स करनी है वो इस हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है। और जो काम करना ये है कि वो आप लोगों पे टैक्स लगाते जाए इनडायरेक्ट, उसकी मदद के साथ आप लोगों इस पे पैसे कमाते रहे, और वही एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगा इस हुकूमत की सक्सेस के हवाले से। अब देखिए ना, ये जो गिमिक्स की बुनियाद के ऊपर हुकूमत हो रही है, यानी शहबाज शरीफ साहब को भी पीछे छोड़ दिया मरियम नवाज ने, माशाल्लाह, ठीक है ना। रोजाना की बुनियाद पे जो गिमिक्स हो रहे हैं, इस तरह की हुकूमतों से निजाम नहीं चलता, मैं आपको बताऊं। अब ये देखिए ना, इस वक्त एक रमजान मुबारक का महीना है पाकिस्तान में, अगर आप दूरबीन लगाकर सारा मंजर देखें ना, तो आपको लगेगा कि चैरिटी 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 और चैरिटी हो रही है। गलियों में चले जाए, मोहल्लों में चले जाए, राशन लगे हुए हैं और दस्तरखान लगे हुए हैं, लोगों को खिलाया जा रहा है, गरीबों को अरबों रुपए उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं आटा बांटने के ऊपर। और भाई, ये मुल्क को आपने कहीं इकोनॉमिकली भी डेवलप करना है या नहीं करना, या पूरी कौम को आपने सारे इसी लंगर खानों के अंदर और इसी तरह के चैरिटी के प्रोग्रामों में डालकर जो है वो खराब करना है। यानी 30 अरब रुपए का पैकेज है और उसमें आटा जिस अंदाज से मिल रहा है वो भी आप देख लें, किस तरह से लाइनें लगाई जा रही हैं वो भी आप देख लें, किस तरह से लोगों की तस्दील की जा रही है कि जनाब वो भी आप देख लें। तो मुझे तो लगता है जैसे हमारे पास कोई डेवलपमेंट अप्रोच ही नहीं है, हमारे पास कोई डेवलपमेंट अप्रोच ही नहीं है कि हमने कैसे लोगों को लाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की तरफ लेके जाना है।
अच्छा, ये साथ-साथ जो केपी में मामला चल रहे हैं, अब देखें ना जो केपी के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि कोई 51 के करीब लोगों को उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अब ये जो टेंशन क्रिएट होगी, एक चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, उसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं, तो अगर वो खुदा ना खास्ता आपके मुतालिक या पंजाब के ऑफिशियल्स के बारे में या वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कह दे जी केपी में आप दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर क्या बनेगा? क्या हमारी फेडरेशन का हाल होगा? देखिए, मेरा तो बुनियादी नुक्ता ये है किसाना साहब, कि अगर आपने रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है और आप चाहते हैं कि मफाहमत के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए, तो ये जितने तौर तरीके इस वक्त आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो फिर ये तो एक काउंटर स्ट्रेटेजी है ना, ये रिकंसिलिएशन के अगेंस्ट है। फिर इसका मतलब है कि वफाक ये चाहता है कि वो महाजराई पैदा करे केपीके के साथ और उस महाजराई के नतीजे में आगे बढ़ा जाए। अब आप देखिए, ये जितने पीटीआई के लोग हैं, उनको दहशतगर्दी के मुकदमात में नाकाबिले जमानत उनके वारंट जारी किए जा रहे हैं। अच्छा, अब हुकूमत कहती है जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, किसका ताल्लुक है फिर? इसका मतलब है हुकूमत के अंदर एक हुकूमत है, फैसले के अंदर एक ताकत है। वो कौन लोग हैं? आप किसकी निशानदेही कर रहे हैं? यानी अब आप देखिए कि आपको आगे वे फॉरवर्ड, अब ये परवेज लाई साहब है, उम्र के उस हिस्से में है, अब वो गिर भी गए हैं वहां पे वॉशरूम के अंदर। मेरा मतलब है इलेक्शन हो गए, आपने उनको हरा दिया, आपने उनको हाँ। सियासत नहीं करने दी, उनकी बेगम को, उनकी बहन को, उनके बेटे को, खुद उनको सियासत नहीं करने दी। अब हुकूमत बन गई है, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं उनसे? उनको फांसी देना चाहते हैं? आप क्या निकालना चाहते हैं यास्मीन राशिद से? आप क्या निकालना चाहते हैं महमूद रशीद से, इजाज चौधरी से, उमर सरफराज चीमा से, वो अपना आलिया हमजा से, सनम जावेद से क्या निकालना चाहते हैं? तो भाई आगे बढ़ना है तो कोई आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी तो तलाश करो ना यार। अब दूसरी तरफ आप उसको मौसम नकवी साहब को ले आए इंटीरियर मिनिस्टर, जो पहले से बाइस्ड है, जो जानते हैं जमात के खिलाफ उनका एजेंडा है। तो इसका मतलब है अगर वो इंटीरियर मिनिस्टर है तो ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये उनके खाते में डलेगा? अगर उनके खाते में डालना है तो उनको कौन इशारा कर रहा है? क्या ये शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है? ये बातें अब मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से मिलता हूँ, पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुस्लिम लीग नून के मसाइल है। अब वो इत्तेहादी हुकूमत में भी शामिल है, एक सत्ता के ऊपर कोलिशन पार्टनर भी है, अगरचे उन्होंने वजारतें नहीं ली है, लेकिन बड़ी अहम जगह पे वो तो उन्होंने बाकायदा मुस्लिम लीग नून के साथ मामला तय करके आगे बढ़ने की बात की जा रही है ना। तो ये जो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सारा खेल है, इस खेल के अंदर जो ताने बाने हैं, वो कहीं भी डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, कहीं भी वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे। वो तो लग रहा है जैसे ताकत के नशे में खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और अपनी अपनी मर्जी से सियासी मुखालिफिन का रास्ता रोकना है बस, और कुछ नहीं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने इस बारे में हमेशा लिखा भी है और आप अभी भी लिख रहे हैं कि कोई मुफाहिमाना कोई तरीका इख्तियार किया जाए, लेकिन यहाँ पे तो कोई लग ही नहीं रहा। आप देखें ना, अभी हमने फॉरेन ऑफिस की आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि जो मकबूजा कश्मीर में पार्टीज के हवाले से जो वहाँ पे पाबंदियां लगाई गई हैं जमहूरियत के हवाले से, हम उनकी कंडेमिनेशन करते हैं, हम उनको जनाब हम उनकी मजम्मत करते हैं। और भाई जो आपने अपने मुल्क में लगाई हुई है उनका क्या बनेगा? जैसे ही कोई सवाल आता है ना, अब यकीन करें कि लोग हमें उठ के सवाल करना शुरू कर देते हैं कि जी पहले अपने मुल्क में तो देखिए आप क्या कर रहे हैं पीटीआई के साथ या दूसरे लोगों के साथ। बात ये है, चले मैं तो आपके प्रोग्रामों में बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बार बार कहता हूँ कि रिकंसिलिएशन की तरफ जाए। हमारे दोस्त सुहेल बड़ाई साहब जो है, वो बड़ा नाम है, उनकी आवाज ऊपर तक जाती है, वो मुसलसल बार बार अपने कालम का इख्तिताम इस बुनियाद पे करते हैं कि भाई रिकंसिलिएशन कर लो यार, मफाहमत कर लो, आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करो, पीटीआई के बारे में नरम पॉलिसी इख्तियार करो, खेल आपने अपना सजा लिया, दरबार आपने सजा लिया, हुकूमत आपने बना ली, अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश करो। उनकी बात कौन सुन रहा है पाकिस्तान में? मेरी बात कौन सुन रहा है? आपकी बात कौन सुन रहा है? जो लोग पाकिस्तान में रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स के हामी है, और मैं वो रिकंसिलिएशन ये नहीं कहता, मैं तो उसको रिकंसिलिएशन नहीं समझता कि आप मुक्का करके बैठ जाए सारे के सारे आपस में। मैं रिकंसिलिएशन से मेरी मुराद ये है कि एक हकीकी मानों में आपको इत्तफाक राय के साथ आगे बढ़ने की सियासत करनी है और जमहूरियत को आगे लेके चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलना है। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि अब हमने जमहूरियत को आगे लेके नहीं चलना, बल्कि जमहूरियत को महज एक नुमाइशी ओहदे के तौर पर इस्तेमाल करना है, ताकत का मरकज कहीं और होगा। तो अगर आपने इस तरह के काम चलाने हैं और इस तरह से आपने तय कर लिया कि हमने अपनी रियासती ताकत की मदद से एक मुखालिफ को कुचलना है और कुचलेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जितने लोग इस वक्त अरेस्टेड है ना, गिरफ्तार हुए हैं, और जितने लोग भी गिरफ्तार हैं, और इनमें से जितने लोग अभी रिहा होके आए हैं, सिर्फ कोई इंडिपेंडेंट आदमी एक किताब लिख दे इनकी रोजात के ऊपर,
कि इनके साथ इनकी फैमिली में क्या हुआ है, इनके बच्चों के साथ क्या हुआ है, इनके वालिदैन के साथ क्या हुआ है, इनकी बीवियों के साथ क्या हुआ है, इनके बहन भाइयों के साथ क्या हुआ है, और खुद इनके साथ क्या हुआ है, और इनके कारोबार के साथ क्या हुआ है, इनके रिश्तेदारों के साथ क्या हुआ है। तो एक ऐसी दर्दनाक कहानी आपको मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि जनाब हम ये क्या करते रहे। मेरा मतलब है अब आगे भी बढ़े ना यार, कोई रास्ता तलाश करना है, अगर लेके चलना है। आप कहते हैं जी हमें नहीं, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बनाना है, हमने पाकिस्तान को माशी तरक्की का गवारा बनाना है, हमने दुनिया में अपनी अहमियत को मनवाना है, रीजनल ताकत बनना है। और हालत यह है कि हम अपने इंटरनल मसाइल में इस तरह से उलझ गए हैं कि आप उस दलदल से ही बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे, या शायद उस दलदल से निकलने की सलाहियत आपके पास नहीं रही, या दलदल से निकलने के लिए आपको लगता यह है कि हमें कहीं हम खुद नंगे ना हो जाएं, तो बेहतर है कि इसी तरीके से पुराने रवायती पर तरीके से निज़ाम हुकूमत को चलाया जाता है। ये जो आखिरी में मुझे जरा ये बताएं कि ये जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान के हवाले से, अभी साइफर की हियरिंग शुरू हुई भी है, लगता है हो सकता है कि आज कोई उनके बारे में कोई फैसला भी आए, क्योंकि इतना पैथेटिक किस्म के ये केसेस हैं, ये तो कहीं खड़े होने के लिए काबिल नहीं है। बल्कि इवन जो आमिर फारूक साहब हैं वो भी लगता है कि वो भी इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ लगता है आपको कि आइंदा चंद दिनों में कुछ रिलीफ जो है वो इमरान खान के लिए भी होगा या नहीं होगा? देखिए बात यह है, आपको लगता है कि अदालतें जो हैं कोई बहुत गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी, तो मुझे तो उस बारे में कोई उम्मीद नहीं है। हमारी अदालतों पे जो दबाव है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खुद जजेस उसका इतराफ कर चुके हैं। असल देखिए बुनियादी मसला है इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त एक टकराव है। अगर वहां कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो नीचे के जो इंस्टीट्यूशंस है वहां से कोई बड़ा रिलीफ उस तरह से नहीं मिल सकेगा। यही बुनियादी नुक्ता है, और इसी बुनियादी नुक्ते को समझना होगा कि एस्टैब्लिशमेंट भी और इमरान खान साहब भी अगर थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें दोनों फरीक, और दोनों अपने अंदर लचक भी पैदा करें। मैं इसलिए दोनों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि इमरान खान साहब को भी बहुत से मामलात में सियासी रवैया अख्तियार करना चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों ने यह कहा है कि जनाब इमरान खान ने सख्त सरजनिश की है अली अमीन गंडापुर की कि वो प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले। देखिए ऐसे निज़ाम हुकूमत चलता नहीं है। अगर आपका एक चीफ मिनिस्टर हो तो वो मुकम्मल तौर पे बाइकाट करके नहीं बैठ सकता वजीर आजम का, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप जाए मुलाकात करें, अपना मौकफ सख्त तरीके से पेश करें, जो आपका अपना मौकफ है उसके अंदर कोई झोल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुलाकात में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इमरान खान को अगर इस तरह के रवैये इख्तियार करने के जी शायद वो किसी से भी मुलाकात ना करें। अच्छा तुम आप मुलाकात करते वक्त आप मुस्कुरा क्यों रहे थे, आपने उनसे फोटो सेशन क्यों करवाया। तो मेरा मतलब है इमरान खान साहब को भी एक समझना चाहिए कि विंडो जो है पॉलिटिक्स की उसको ओपन रखना जाता है और अपने लोगों पे ट्रस्ट किया जाता है। यानी अली अमीन गंडापुर समेत जो लोग भी हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई आपके साथ बगावत कर रहे हैं। जिन्होंने इतनी पी काट ली है, असद कैसर साहब ने पी काट ली है, शाह महमूद कुरैशी काट रहे हैं, परवेज लाई काट रहे हैं। और जो बात मैंने आपके प्रोग्राम में पिछले दिनों कही थी, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब अपने सियासी लोगों पर ज्यादा इन्हिसार करें, और ये जो वकला कम्युनिटी के लोग हैं ना, इनके साथ अब थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और असद कैसर साहब को और बाकी लोगों को जरा स्पेस ज्यादा दे, ताकि वो चीजों को पॉलिटिकली हैंडलिंग जो है ना वो वकला ने बड़ा खराब किया काम को। जी जी, नहीं वो वकला ने इसलिए खराब किया कि उनकी अपनी ग्रुपिंग बहुत वर्स्ट है जी, उनकी अपनी लड़ाइयां बहुत है आपस की, वो लड़ाइयां रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इसलिए तर्जुमान जो है वो पार्टी का, मैंने कहा था ना कि वो होना चाहिए। अब मुझे देखे ना, हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, अब वो आपको मालूम है कि वो इस वक्त पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो अब बड़े मुस्तकिल मिजाजी के साथ इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। ये मैसेज उन्होंने इमरान खान को भी दिया है, और इसी मैसेज की बुनियाद के ऊपर ही वो ये सजा काट रहे हैं जो इस वक्त जेल के अंदर है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब उस तरह के लोग, अब वो एक बड़े अच्छे तर्जुमान थे, वो बड़ा अच्छा मीडिया को हैंडल करना जानते थे। अब रऊफ साहब में तो वो सलाहियत नहीं है। तो जैसे जैसे स्पेस मिलेगा तो आपके पॉलिटिकल लोग जब फ्रंट पे आएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा रास्ता मिलेगा। तो और बल्कि मैं तो कहता हूँ ये जो लोग नाराज होके या किसी मजबूरी के तहत या किसी भी हवाले से आपको छोड़ भी गए ना जी, इनके अंदर भी आपको दर्जाबंदी करनी पड़ेगी और एक रास्ता इनके लिए भी निकालना पड़ेगा। लोग वापस आना चाहते हैं, और लोग देखिए ना, फवाद चौधरी वो लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग और बाकी मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, ये जितने लोग हैं, इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई रोल नहीं प्ले किया। आपको याद होगा फवाद चौधरी की जो अपना सामने फ्रंट लाइन थी, उसके ऊपर उसकी कुर्सी थी,
जब इस्तेकाम हाँ, वो पाकिस्तान पीछे पार्टी जाके को बैठे, लेकिन वो पीछे जाके बैठे हुए थे और सर झुका के बैठे हुए थे। तो मेरा मतलब है कि अब इमरान खान साहब भी लचक का मुजाहरा करें और इस मुल्क के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा सा चीजों को देखने की कोशिश करे कि भाई अगर हमने आगे बढ़ना है तो पुरानी तलखियों के साथ बाहर निकलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है ना। तो एक स्पेस बेसिकली हाँ, देनी पड़ेगी सब लोगों को। ठीक और ये बात ठीक पीपल्स पार्टी समझती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को कौन समझाए? वो ये समझते हैं कि इमरान खान को ताकत के जरिए कुचलने में ही उनकी उनकी बका है। हाँ, अब वही वो लगे हुए चलेगी हैं, वो अपना अपना इसी सोच और अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं और उनको पता है कि अगर इमरान खान का और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई मफाहमत का रोल निकलता है तो उसका नुकसान अल्टीमेटली उनको होगा। उनको होगा। सही बात है। चलें, इस पे हम इंशाल्लाह सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।